हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं किसी भी पाठ का संस्कृत में सारांश हिंदी में लिखना होता है तो किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि हमको पूरा आपका 4 नंबर मिल जाए। ये सारांश खंड ब से आता है। खंड ब से 21वां क्वेश्चन रहेगा गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। उसके बाद ही निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। आपको 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक पाठ का आपका सारांश लिखना होगा। जैसे नैतिक मूल्यांकन, आदि शंकराचार्य, मदन मोहन मालवीय, कवि कुलगुरु कालिदास, विश्व कवि रविंद्र और संस्कृत भाषायाम गौरवम इत्यादि आपको इस प्रकार से दिए रहेंगे और किसी एक पाठ का आपका सारांश हिंदी में लिखना होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ का सारांश हिंदी में। आप लोग कैसे कॉपी को लिखना है, किस प्रकार लिखेंगे कि आपको 4 अंक मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ का सारांश, पहले ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे आपका जितना प्रश्न रहेगा। उसके बाद हम लोग कवि कुलगुरु कालिदास जिस पाठ का लिखेंगे वो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। अब क्या करते हैं, अब एक हेडिंग लिखेंगे कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ का सारांश हिंदी में क्या है, निम्नवत है। हिंदी में निम्नवत है। अब इनकी पहले कुछ हम लोग पॉइंट वाइज करके लिखेंगे ताकि हमारा बोर्ड में अच्छे से अंक मिल सके। अब पहला हमने लिख दिया प्रसिद्धि या ख्याति, प्रसिद्धि या ख्याति, और ये सभी पॉइंट आपको किताब से उठाए गए हैं। आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, ये संस्कृत में दिया गया है और उन्हीं का हमने हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं। तो प्रसिद्धि या ख्याति, अब यह महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में वे अद्वितीय हैं। उनकी निर्मल कीर्ति कौमुदी देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म से यानी अपने कविताओं से संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वे केवल भारत के ही कवि नहीं हैं अपितु विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं, अर्थात विश्व कवि के रूप में जाने जाते हैं। आप लोगों को इसमें से कुछ विशेष पॉइंट होंगे जिन्हें ब्लैक पेन से या काला कलम से लिखना होगा। आप लोग जानते रहिएगा, वहाँ पर हमें अपनी कॉपी को छोड़कर आना है, तो अच्छे से आप लोग लिख के आइएगा। अब अगला हम लोग लिखते हैं, देखते हैं क्या हेडिंग है, जन्म समय और स्थान। अब इनके जन्म समय और स्थान के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ था, इनके जन्म की समय सीमा क्या थी, बहुत सी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। वाणी की देवता के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास जी का जन्म एवं समय का स्थान वृत्तांत क्या था। वृत्तांत मानी इनके जन्म स्थान की कहानी क्या थी। यह अभी भी विवादास्पद है, यानी यह अभी भी विवाद में है। बहुत लोग मानते हैं इनका जन्म अनेक जगह हुआ था, बहुत लोग कुछ अनेक मानते हैं, यानी इनके जन्म समय स्थान में अनेक मतभेद हैं। एक लोकोक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में प्रमुख बताए गए हैं। कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में प्रमुख बताए गए हैं। अब विक्रमादित्य जी कौन थे? विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी थे। कुछ लोग मानते हैं कि कालिदास विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, यानी कुछ लोग इन्हें विक्रमादित्य के समकालीन और कुछ लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन मानते हैं थे। कुछ लोग कालिदास का जन्म समय ईस्वी सन से पूर्व भी मानते हैं और कुछ लोग इनका जन्म समय कब मानते हैं, ईस्वी सन से पूर्व। अब देखिए इनका स्थान कहाँ पर, जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था। इस कवि की ऐसी महिमा है कि सभी इन्हें अपने अपने क्षेत्र में उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये कवि इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग इन्हें अपने अपने क्षेत्र में उत्पन्न हुआ मानते हैं। इनका जन्म कश्मीरवासी इन्हें कश्मीर में तथा बंगाल के निवासी बंगाल में उत्पन्न हुआ मानते हैं, यानी कश्मीरवासी विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ और बंगालवासी विद्वान इन्हें बंगाल में उत्पन्न हुआ मानते हैं।
अनेक आलोचक इनका जन्म स्थान उज्जैन भी मानते हैं। बहुत सारे आलोचक या समीक्षक थे जो इनका जन्म स्थान कहाँ मानते थे, उज्जैन भी मानते थे। और उज्जैन के राजा कौन थे, राजा विक्रमादित्य। कवि कालिदास को उज्जैन के प्रति अत्यधिक लगाव था। कवि कालिदास जी को उज्जैन के प्रति अत्यधिक लगाव था। ये आपकी होगी प्रसिद्धि और ये होगी जन्म समय व स्थान। अब हम इनके कुल या वंश के बारे में जान लेते हैं कि ये किस वंश में या किस कुल में पैदा हुए थे। इनकी जन्म समय स्थान अभी भी मतभेद हैं, आप लोग जानते रहिएगा। चलिए देखते हैं कुल में क्या है। देश और काल की तरह, यानी देश और समय की तरह कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार देश और समय के कुल का स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं है, उसी प्रकार कालिदास के भी कुल का स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कालिदास का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। कालिदास जी का जन्म किस कुल में हुआ था, ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये शिव के उपासक थे। अब उपासक यानी भक्त, ये शिव के क्या थे, भक्त थे। ये आपका हो गया कुल। इस प्रकार आपको लिखना है। अब इसमें और लिखना है, आपका ये 4 अंक का आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपकी बोर्ड की कापी 1 बित्ता 4 अंगुल शायद रहेगा, तो आप लोग ध्यान देकर इतने ही, ऐसे ही ये बोर्ड की कापी के द्वारा मैंने झिराक्स किया गया है, तो ऐसे ही आप लोगों को वहाँ पर हेडिंग वाइज लिखना है। अब आगे देखते हैं और क्या हेडिंग है। आगे है प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ, अब प्रमुख कृतियाँ कवि कालिदास जी की बहुत सारी प्रमुख रचनाएं थी। उनमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। कवियों में श्रेष्ठ महाकवि कालिदास जी ने 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम तथा 2 गीति काव्य को खंड काव्य भी कहते हैं, 2 गीति काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार तथा 3 नाटकों मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। यानी इनकी प्रमुख कृतियों में 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहार, 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये आपको बहुविकल्पी नंबर में भी पूछ सकता है कि कौन सी उनकी क्या है, महाकाव्य हैं, कौन नाटक है, कौन खंड काव्य है। तो हमने इसमें वही पॉइंट लिया है जो आपको परीक्षा में बहुविकल्पी में भी आपको सहायता दे। अगला देखते हैं इसमें। अब इनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं इनके रचनाओं का। इनमें रघुवंशम नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब रघुवंशम नामक महाकाव्य कवि कुलगुरु की क्या है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेख आरंभ करके अग्निवर्त तक के इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं की उदारता का वर्णन किया गया है। रघुवंशम नामक महाकाव्य में 19 सर्ग है। ये भी आपका बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि रघुवंशम नामक महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो रघुवंशम नामक महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। कुमार संभवम महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। यह काव्य 18 सर्गों वाला है। कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। मेघदूतम नामक महाखंड काव्य में, अब ये खंड काव्य है, मेघदूतम क्या है, खंड काव्य में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को आधार बनाकर विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक हुआ है। ऋतुसंहार में नामक खंड काव्य में अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन की कथा है। विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक में पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की कथा का वर्णित है। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं। कितने अंक हैं भाई, 5 अंक हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक इस कवि की अर्थात कवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। अब यहाँ से भी आपका एक बहुविकल्पी नंबर पूछेगा, कवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी महाकाव्य है, रघुवंशम। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको याद भी करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अब इस नाटक में 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, 7 अंक हैं।
शाकुंतलम नाटक के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, यानी एक कथन प्रसिद्ध है कि काव्यों में नाटक सुंदर होता है। जो काव्य होते हैं उसमें कौन सुंदर होता है? नाटक सुंदर होता है। उसमें भी शकुंतला सुंदर है, यानी उसमें भी कौन सा नाटक सुंदर है? अभिज्ञान शाकुंतलम सुंदर है। ये आपकी प्रमुख कृतियाँ होंगी, उनके संक्षिप्त परिचय होंगे। अब अगला देखते हैं, लास्ट आपकी क्या है? काव्यों में श्रेष्ठता, यानी कवि कुलगुरु कालिदास की काव्यों में क्या श्रेष्ठता थी। कालिदास की रचनाओं में काव्य के उचित गुणों के साथ साथ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता भी सुशोभित होती है। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस कौन है? श्रृंगार है। यहाँ से भी आपका एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन, कालिदास के काव्यों में प्रधान रस कौन है? श्रृंगार रस है। उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस सहायक रूप में हैं। वे वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास किस रीति के श्रेष्ठ कवि थे? वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि हैं। वे अलंकारों में विशेष रूप से उपमा अलंकार में सिद्धस्थ हैं, यानी वे अपने काव्यों में किसका अलंकार का उपयोग किए हैं? उपमा अलंकार का अत्यधिक उपयोग किए हैं। फिर भी उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से किया है। अब अगला आगे देखते हैं, हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत की जितनी गौरव गाथाएँ हैं, यानी हिमालय से लेकर सागर तक या समुद्र पर्यंत तक भारत की जितनी गौरव की गाथाएँ फैली हुई हैं, वे सब कालिदास ने अपनी रचनाओं में सम्मिलित की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट लाइन, अतीत और भविष्य के सभी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कालिदास जी हैं। इनकी तुलना किसी भी कवि से नहीं की जा सकती, यानी कवि कालिदास की तुलना किसी भी कवि से नहीं की जा सकती। इस प्रकार आपका कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ का सारांश हिंदी में समाप्त होता है। और आप लोग अच्छे से ऐसे ही लिखते रहिएगा, यहाँ से आपको 4 नंबर का मिलेगा। अगला सारांश हम लोग नैतिक मूल्यांकन क्या देखेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन्हीं सारांशों को हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।